हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तिरहुत के राजा से। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने तिरहुत के राजा के साथ युद्ध किया था और आगे चलकर गयासुद्दीन ने बंगाल विजय कर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया था और गयासुद्दीन को ही भारत में तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, राजकोषीय घाटा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीना। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है और संसद द्वारा संकल्पित हो जाने के बाद आपातकाल 6 महीने तक लागू रह सकता है और उसे जारी रखने के लिए संसद द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता निकोलस कॉपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसके पहले यह मान्यता थी कि पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन कॉपरनिकस ने इस धारणा का खंडन किया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगा है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड भारत के कुमायूं प्रभाग का जिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमेंट के लिए। बिहार का डालमिया नगर सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी और राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखन भी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसका क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर खां।
दक्षिणी बिहार में 1530 में नुहानी वंश को समाप्त करके शेर शाह ने अफगान वंश की सूर साम्राज्य की स्थापना की और हजरत आला की उपाधि भी धारण की थी और दक्षिणी बिहार का वास्तविक शासक बना था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, पंचेत की जागीर बिहार में एक नए भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पादशाहनामा में। मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखी थी, जिसमें पंचेत की जागीर को बिहार के अधीन एक भाग के रूप में दिखाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सासाराम। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है और यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। अमेरिका का मैरीलैंड विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लॉकचेन के तहत। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करती है और ब्लॉकचेन एक प्रकार का विकेंद्रीकृत बही खाता होता है जिसमें विनिमय से संबंधित जानकारी को कूटबद्ध तरीके से एक ब्लॉक के रूप में सुरक्षित किया जाता है और ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन के दर्ज होने पर इसे ना तो वहां से हटाया जा सकता है और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है और वर्तमान समय में विश्व भर में टोटल 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दात्र कोशिका अरक्तता में। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दात्र कोशिका अरक्तता में दिखता है। दात्र कोशिका अरक्तता एक आनुवंशिक विकार है जो बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है जो दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन प्रोटीन की ओर जाता है जिसे हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने की घेर की माप से। किसी पेड़ की उम्र की गणना जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से की जाती है। पेड़ पर वलयों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पौधे का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पौधे के तने का मुख्य कार्य पौधे को आकार देना है जिससे कि पानी पत्तियों तक पहुंच सके और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से हो सके और पौधा दृढ़ता पूर्वक खड़ा रह सके। इसके अतिरिक्त तना भोजन को भी संग्रहित करता है और मरुस्थलीय पौधों में तो तना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी संपन्न करता है, यानी ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी वाली जगह पर उगते हैं। ये कीटों का भक्षण कर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं और इनके कुछ उदाहरण पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली और संड्यूस है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, ब्रायोफाइट में जीवाणु मात्र कोशिका होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगुणित। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है और बीजाणु अगुणित है। ब्रायोफाइट पौधों का एक समूह है जिसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती हैं,
ये वे पौधे होते हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है और ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाने वाला रवेदार, जालीनुमा और अर्ध तरल पदार्थ प्रोटोप्लाज्म कहलाता है और इसकी संरचना जल और कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस पदार्थों से बनी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, H2O। दिए गए ऑप्शंस में H2O का क्वथनांक सबसे अधिक होता है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, NO एवं O2। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है और ये गैसें NO और O2 हैं। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड और O2 मतलब ऑक्सीजन। फिर क्वेश्चन नंबर 26, नीलम का रासायनिक सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, Al2O3। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। यह एल्यूमिनियम भस्म है और इसका सूत्र Al2O3 है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है और कृत्रिम भी बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। गंभीर अवसाद के शिकार व्यक्तियों के इलाज में प्रयोग किए जाने वाले नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इमली में कौन सा अम्ल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, लोहे की बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त प्लाज्मा। मानव रक्त प्लाज्मा का pH मान 7 से अधिक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, शरीर निम्नलिखित में से किससे वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की कमी से शरीर जो होता है वो धनावेशित हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों के मान समान होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 33, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य से विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है ताकि पानी की बूंदों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी आसानी से अपवर्तित हो सके और फैल सके। इसी के कारण इंद्रधनुष का निर्माण भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, समतल दर्पण। ENT विशेषज्ञ के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और कान, नाक और गला से संबंधित बीमारी को ENT रोग कहते हैं क्योंकि ये तीनों अंग आपस में जुड़े होते हैं और किसी एक में समस्या आने पर उसके फैलने की पूरी संभावना होती है। यही कारण है कि किसी एक अंग में समस्या उत्पन्न होने पर डॉक्टर इन तीनों अंगों की जांच करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल होती है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से आपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपेक्षित घनत्व को किसी पदार्थ के किसी अन्य पदार्थ के सापेक्ष घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है और इस घनत्व को एक मात्रक के रूप में माना जाता है और आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। यह एक आयामहीन भौतिक मात्रा है। इस वजह से ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमीटर। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की तीव्रता की माप होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चावल। भारत में कुल कृषित क्षेत्रफल के लगभग 32% भाग पर धान की ही खेती की जाती है और इस वजह से चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी आर्थिक वृद्धि था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय के समंकों का आकलन किया जाता था, लेकिन 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ इन दोनों को आपस में मर्ज करके एनएसओ का गठन किया गया है और वर्तमान समय में भारत में आय समंकों का आकलन एनएसओ ही करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ हो को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ हो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं और भारत में यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एनएसएसओ के 68 दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुमान बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 9.8%। फिर क्वेश्चन नंबर 45, किन राज्यों ने धारा 340A(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान ने अनुच्छेद 340A(2) के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल संसद के द्वारा। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है और अनुच्छेद 217 क्लोज 1 सब क्लोज क के अनुसार वह राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष से। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 109 क के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बीपीएससी एईडीओ के इसी तरह और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।